दोस्तों, आपका द रियल स्टोरी में स्वागत है। आज की कहानी एक बैंक रोबरी की है, जिसे सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि चोरी की प्लानिंग कैसे की जाती है और कैसे फ्रांस में स्थित सबसे बड़े बैंक को लूट लिया गया। और वो बैंक जिसकी दीवार तोड़ना लगभग नामुमकिन था, उसके अंदर से करोड़ों रुपए कैसे उड़ा लिए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि चोरों ने चोरी के बाद उसी बैंक में खाना खाया और लगभग 27 घंटे उसी बैंक में निकाले। पुलिस के द्वारा कैसे एक गैंग की वजह से फ्रांस की सबसे बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 19 जुलाई 1976 सोमवार के दिन बैंक रोज की तरह खोला जाता है। बैंक के सभी एम्प्लॉय अपनी सीट पर आते हैं और कुछ ही देर में वहाँ कस्टमर का आना जाना शुरू हो जाता है। मैनेजर बैंक की तिजोरी खोलने के लिए चाबी लगाता है, मगर वोल्ट का दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि वोल्ट का दरवाजा लगभग 80 साल पुराना था। इसका वजन भी काफी ज्यादा था, जो कि 20 टन था। इसीलिए कभी कभार ये दरवाजा खोलने के दौरान फंस जाता था। काफी मशक्कत के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। परेशान होकर बैंक मैनेजर वोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फोन करता है। कुछ देर में वोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक मैकेनिक वहां पहुंच जाता है और वोल्ट खोलने की कोशिश करता है। समय बीतने के साथ मैकेनिक के समझ आ जाता है कि दरवाजे का लॉक बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि चाबी से लॉक तो खुल रहा है, मगर वोल्ट का दरवाजा अंदर की तरफ से बंद है। ये बात सुनकर बैंक मैनेजर डर जाता है और उन्हें ये सवाल परेशान करने लगता है कि आखिर बैंक में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वहीं बाहर खड़े बैंक के कस्टमर शोर करते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्हें बैंक के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आया हुआ मैकेनिक अभी तक वोल्ट के दरवाजे को नहीं खोल पाया था, क्योंकि वोल्ट के अंदर बाहर आने जाने के लिए बस यही एक दरवाजा था। इसीलिए सभी एम्प्लॉय को घबराहट होने लगती है कि आखिर दरवाजे के पीछे कौन होगा। कुछ देर बाद बैंक अथॉरिटी फैसला लेती है कि वोल्ट की साइड की दीवार में एक गड्ढा किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि दरवाजा आखिर खोल क्यों नहीं रहा है। दोपहर 3 बजे के करीब दीवार में छोटा सा गड्ढा किया जाता है और जैसे ही मैनेजर साहब वोल्ट के अंदर कदम रखते हैं, मैनेजर का मुंह खुला और पैरों से जमीन गायब हो जाती है, क्योंकि फ्रांस के सबसे बड़े बैंक के अंदर मौजूद पब्लिक डिपॉजिट बॉक्स लूटे जा चुके थे और सारा कीमती सामान गायब था। हड़बड़ी में बैंक मैनेजर इसी बात की खबर पुलिस को देता है, जिसके बाद चंद पलों में पुलिस वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस अंदर जाती है तो दीवार पर लिखे एक कोड पर नजर पड़ती है। दीवार पर लिखा था विदाउट वायलेंस और विदाउट वेपन, मतलब चोर पुलिस को बताना चाहते थे कि उन्होंने कितनी शातिर तरीके से बैंक को लूट लिया है। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि चोरों ने लगभग 400 डिपॉजिट बॉक्स को लूटा है, जिसमें से सोना, ज्वेलरी, कई बेशकीमत शामिल था। लेकिन वही पुलिस को एक सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था कि आखिरकार चोर बैंक के अंदर कैसे घुसे। तभी पुलिस की नजर जमीन पर बने एक छोटे से गड्ढे पर पड़ती है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि इस गड्ढे का रास्ता शहर के एक और जगह जाकर मिलता है। गड्ढे में खुदाई के लिए जो औजार लाए गए थे, वो औजार पुलिस को उसी गड्ढे में मिल गए थे। इसीलिए पुलिस को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि शातिर चोर इसी रास्ते से आए थे और चोरी के बाद यहीं से भाग गए। इन सभी शातिर चोरों ने लगभग 27 गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया था, जिससे अंधेरे में टॉर्च जलाई जा सके, और गहराई में गड्ढा होने की वजह से वेंटिलेशन मशीन का इंतजाम कर रखा था। उस समय की ये चोरी फ्रांस की सबसे बड़ी चोरी साबित हुई और पूरी दुनिया के अखबारों ने हेडलाइन के साथ अपने न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल में एक खबर भी छापी। यही नहीं, इनमें बताया गया कि चोरों की खबर देने वाले को बैंक $2.5 लाख का इनाम देगी, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी चोरी होने की वजह से वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स पहुँच गए। कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है, बैंक के स्टाफ से, और जो व्यक्ति बैंक से जुड़ा है सबसे पूछताछ के दौरान पुलिस को सीवर रेट्स नाम के कुख्यात गैंग के बारे में पता चलता है कि वह गैंगस्टर ऐसे घटना को करने के लिए सीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते हैं। इसीलिए पुलिस समझ जाती है कि स्टोरी के पीछे यही गैंग है। छानबीन के दौरान कुछ मेंबर्स की पहचान पुलिस के हाथ लग जाती है, मगर पुलिस को ये समझ आने लगता है कि इतनी बड़ी चोरी के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है, जिसे पकड़ने के लिए इस गैंग पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। धीरे धीरे छानबीन शुरू होती है और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसने पूरे केस को एक ही बार में सॉल्व कर दिया। जी हाँ, 1 अक्टूबर 1976 को सीवर गैंग के 2 व्यक्ति वहाँ के लोकल बैंक पहुँच जाते हैं और बैंक के स्टाफ से सोने की ईंट बेचने के लिए कहते हैं। लेकिन बैंक की चोरी की कहानी पूरे फ्रांस में फैल चुकी थी, इसीलिए लोकल बैंक का एम्प्लॉय जब उन सोने की ईंट को देखता है तो उसे उन दोनों सीवर गैंग के लोगों पर शक होता है। और ये शक हकीकत में तब्दील इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों सोने की ईंट पर एक ही सीरियल नंबर आपस में मैच हो रहे थे। इसीलिए वहाँ से बहाना बनाकर बैंक का एम्प्लॉय ये खबर वहाँ की लोकल पुलिस को देता है और पुलिस फौरन वहाँ पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उस समय फ्रांस का कानून ऐसा था कि पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए कानूनी और गैर कानूनी तरीका अपना सकती थी। दोनों चोरों को पड़ताल में पूछा जाता है तो पहले साफ तौर पर मना करने लगते हैं और कहते हैं कि चोरी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मगर जब पुलिस वाले 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू करते हैं और उनके घर वालों को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं, तब वह दोनों टूट जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को उस मास्टरमाइंड का
नाम बताता है जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था। इस मास्टरमाइंड का नाम था अल्बर्ट, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। अब पुलिस अल्बर्ट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि अल्बर्ट का व्यवहार बहुत अच्छा है, जो एक साधारण जिंदगी जीता है और अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करता है। अल्बर्ट का घर भी शहर के दूर एक गाँव में था। अब पुलिस को लगने लगता है कि अल्बर्ट जैसा आदमी इतनी बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस फिर भी अल्बर्ट को अपनी कस्टडी में ही रखती है। इसी दौरान पुलिस अल्बर्ट से चोरी का कबूलनामा करवाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया, पर अल्बर्ट का यही कहना था कि उसने इस चोरी को अंजाम नहीं दिया। दूसरी तरफ पुलिस अल्बर्ट के घर की छानबीन शुरू करती है और इस छानबीन में पुलिस वालों को दुखे और बम अल्बर्ट के घर से मिलते हैं। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत था कि अल्बर्ट झूठ बोल रहा है। इसी चीज को पुलिस वाले हथियार बना लेते हैं और अल्बर्ट से कहते हैं कि उसने सच नहीं बताया तो वह लोग अल्बर्ट की बीवी को बम और बंदूक के गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे। अल्बर्ट की बीवी को बम और सुनकर अल्बर्ट टूट जाता है। पुलिस को बताता है कि इस मजबूत बैंक में चोरी करने का आइडिया उसके दिमाग में 2 साल पहले आया था। उस समय अल्बर्ट का एक पड़ोसी जो इसी बैंक में काम किया करता था, उसने बताया था कि वोल्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई अलार्म सिस्टम नहीं लगा है। अल्बर्ट के लिए काम और आसान हो गया। उसने वोल्ट के अंदर जाने का और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए प्लानिंग करने लगा और धीरे धीरे अल्बर्ट अपने साथ एक कैमरा अंदर ले जाता और वोल्ट के अंदर की फोटो ले आता ताकि वह वोल्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सके। और जो सबसे जरूरी बात थी, इस बैंक के अंदर हजारों डिपॉजिट बॉक्स थे जिन्हें तोड़ने के लिए उससे ज्यादा टाइम और औजार की जरूरत थी। वह अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर सुरंग करके बैंक वोल्ट के अंदर घुस जाएगा, लेकिन जमीन को इतना खोदना न पड़े उसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अल्बर्ट फैसला करता है कि वह सिविल लाइन खोज कर उसके जरिए बैंक की बिल्डिंग तक पहुंचेगा। मगर यह काम इतना आसान नहीं था, उसमें बहुत मेहनत करनी होगी। अल्बर्ट को पता था कि उसमें बहुत मेहनत करनी होगी और काफी वक्त लगने वाला था, इसीलिए अल्बर्ट कई हफ्तों तक सीवर सिस्टम के अंदर जाने लगा और अल्बर्ट उसी सीवर लाइन को ढूंढता जो उसे बैंक तक पहुंचा सके। लेकिन अल्बर्ट को काफी मशक्कत के बाद भी वो लाइन नहीं मिल पाती जहां से वो लोग अपनी खुदाई का काम शुरू कर सके। इसीलिए अल्बर्ट को लगता है कि ये चोरी नहीं की जा सकती। एक दिन अल्बर्ट वहीं के प्रशासन से शहर के सिविल सिस्टम का मैप ले लेता है। मैप की मदद से उसे पता चलता है कि बैंक का रास्ता एक जगह से मात्र 30 फीट की दूरी पर है। शहर के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले रोड के नीचे थी। इसका साफ मतलब था कि खुदाई यदि की जाएगी तो ऊपर तक आवाज जरूर आएगी और अल्बर्ट के पास न तो खुदाई के लिए लोग थे और न ही औजार जिनके सहारे वे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसीलिए अल्बर्ट वहाँ की कई क्रिमिनल गैंग के लीडर से मिलता है। इनमें से एक व्यक्ति को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और एक बड़े पैसों का हवाला लेकर चोरी के लिए तैयार हो जाता है। अल्बर्ट ने पूरी खुदाई का प्लान पहले ही तैयार कर रखा था। अब काम चालू किया जाता है। उससे पहले कुछ लोगों को बाहर ही खड़ा किया जाता है ताकि वह अंदर खुदाई कर रहे लोगों को सूचना दे सके। लेकिन वही दूसरी तरफ अंदर खुदाई करने वाले लोगों को श्वास लेने में परेशानी होती है क्योंकि वहाँ वेंटिलेशन भी बिल्कुल नहीं था। इसीलिए अल्बर्ट 2 गुटों में खुदाई करवाता है। कुछ टाइम तक 15 लोग खुदाई करेंगे, उसके बाद दूसरी टीम 20 मिनट तक खुदाई करेगी। इसी बीच में अल्बर्ट वहाँ वेंटिलेशन ट्यूब का इंतजाम कर लेता है और साथ ही साथ एक डॉक्टर को भी लालच देकर अपने साथ कर लेता है ताकि खुदाई के दौरान किसी की तबीयत बिगड़ जाने पर उनका इलाज कर सके। और तभी जुलाई के पहले हफ्ते में अल्बर्ट और गैंग के साथी बैंक की दीवार तक पहुंच जाता है, मगर एक बहुत बड़ी मुसीबत पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। अब अल्बर्ट और उसके गैंग को वोल्ट की दीवार को तोड़ना होगा जो 12 इंच मोटी कंक्रीट से बनी हुई थी। इसीलिए वह ऊपर आकर चेक करता है कि ड्रिलिंग मशीन और जैक हैमर चलने की आवाज ऊपर तो नहीं आ रही। जब अल्बर्ट ऊपर जाकर चेक करता है तो उसे किसी भी तरह की आवाज नहीं आती है। अब अल्बर्ट और उसके साथी कंक्रीट की दीवार में होल करने का फैसला लेते हैं और दिखावटी दीवार छोड़कर होल करना बंद कर देते हैं और उसके अगले दिन संडे होने की वजह से अपना खुदाई का काम शुरू करते हैं। 2 दिन का टाइम में ये लोग काफी खुदाई का काम खत्म कर देते हैं। लगभग रात 2 बजे अल्बर्ट और उसके साथी उस दीवार में एक छेद कर अंदर घुस जाते हैं। वोल्ट के दरवाजे को अंदर से वेल्डिंग कर देते हैं ताकि बाहर से कोई भी व्यक्ति वोल्ट का दरवाजा न खोल सके। वह लोग आसानी से सिविल लाइन के रास्ते भाग सके। धीरे धीरे सभी लॉकर को तोड़ते हैं और उनके अंदर का सारा खजाना खाली कर देते हैं और वहीं पर खाना खाने के बाद वह लोग 27 घंटे तक अल्बर्ट और उसके साथी बैंक के अंदर रहते हैं। दीवार और वोल्ट को तोड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन और जैक हैमर अपने साथ ही लेकर आए थे और बैंक से पूरा पैसा उड़ाने और ज्वेलरी को उड़ाने के बाद सीवर लाइन से बाहर भी निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं।